स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनुज श्रीवास्तव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। देहरादून से एक बड़ी खबर आ रही है। प्रदेश की योजनाओं को लेकर बैठक करेंगे धामी। आपदा राहत कार्यक्रम में शामिल होंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। सीएम आवास पर शासकीय काम भी निपटाएंगे सीएम। ऊर्जा मंत्रालय के कार्यक्रम में वर्चुअल रूप से बैठक करेंगे मुख्यमंत्री। प्रदेश की विकास योजनाओं की समीक्षा करेंगे सीएम धामी। सचिवालय में मंत्रिमंडल की बैठक में शामिल होंगे मुख्यमंत्री। तो ये एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तो प्रदेश के विकास में जुटे हुए हैं मुख्यमंत्री। योजनाओं की समीक्षा करेंगे मुख्यमंत्री और आपदा राहत कार्यक्रम में शामिल होंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। तो ये अपडेट हम आपको बता रहे हैं। देहरादून से बड़ी खबर आ रही है। आपदा राहत कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम धामी। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं इस वक्त की देहरादून से आ रही है। पुष्कर सिंह धामी जो कि जायजा लेंगे, बातचीत करेंगे, प्रदेश की योजनाओं को लेकर बैठक करेंगे पुष्कर सिंह धामी। आपदा राहत कार्यक्रम में शामिल होंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। तो क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है और क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं सीएम धामी की तरफ से, वो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक बैठक में वर्चुअली भी जुड़ेंगे सीएम धामी। तो देहरादून से रोहित हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रोहित, क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है? पुष्कर धामी क्या कुछ करने वाले हैं? किस बैठक में शामिल होंगे? क्या कुछ हो सकता है? एक बार तफसील से बताएं और समझाएं। देखिए अनुज, आज सुबह 9 बजे से सुबह 10 बजे तक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री आवास पर शासकीय कार्य में शिरकत करेंगे। तमाम शासकीय जो कार्य हैं उनको निपटाएंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। उसके बाद सीधे सचिवालय पहुंचेंगे और सचिवालय में भारत सरकार के जो ऊर्जा मंत्रालय है, अभी कुछ रोज पूर्व जिस तरह से उत्तराखंड में आपदा आई तो भारत सरकार की ओर से एक सर्वे कराया गया कि कितना नुकसान हुआ है। तो उस नुकसान का आकलन करके भारत सरकार के जो तमाम डेलीगेशन यहाँ से गया था, तो ऊर्जा मंत्रालय की तरफ से आपदा के तहत प्रदेश को मुआवजा दिया जाना है, वित्तीय सहायता दी जानी है। तो उस बैठक में जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शिरकत करेंगे। ये बैठक सचिवालय में वर्चुअल रूप से होगी। उसके बाद बैंकर्स कमेटी की एक महत्वपूर्ण बैठक है जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शिरकत करेंगे और उसके बाद सचिवालय में तमाम अन्य शासकीय कार्यों को पुष्कर सिंह धामी निपटाएंगे। और शाम 5 बजे मंत्रिमंडल की एक महत्वपूर्ण बैठक है, चूंकि आगामी 7 तारीख और 8 तारीख को गैरसैंण में शीतकालीन विधानसभा सत्र आयोजित किया जाना है, जिसको लेकर कैबिनेट की बैठक में तमाम प्रस्ताव आ सकते हैं। नई खेल नीति की बात जिस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बीते रोज अपने बयान में कही, नई खेल नीति के प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। देवस्थानम बोर्ड को लेकर जो उत्तराखंड में तमाम तीर्थ पुरोहित आंदोलनरत है और आज ही वो तमाम उत्तराखंड सरकार में जो मंत्री हैं उनके आवास का घेराव भी करेंगे। 27 नवंबर को काला दिवस मनाएंगे। तो इस मसले को लेकर जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 कानूनों को रद्द किया है और बड़ा तोहफा दिया है, तो राज्य सरकार का प्रयास होगा कि जो देवस्थानम बोर्ड का गठन किया है राज्य सरकार ने, जिससे तीर्थ पुरोहित कहीं ना कहीं बेहद आक्रोशित है, तो उसको लेकर भी कोई महत्वपूर्ण निर्णय यहाँ पर मंत्रिमंडल की बैठक में हो सकता है। और आगामी 7 और 8 तारीख को ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में जो शीतकालीन का विधानसभा सत्र आयोजित होना है, उसको लेकर चिंतन मंथन हो सकता है और उसके साथ ही तमाम अन्य प्रस्तावों पर भी मुहर लग सकती है। अनुज रहिए हमारे साथ रोहित, आगे भी आपसे बातचीत जारी रखेंगे और बातचीत करेंगे। तो क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है आज सीएम पुष्कर सिंह धामी का, वो हमारे संवाददाता हमें बताते हुए। और एक और बड़ी खबर आ रही है, उत्तराखंड में सीएम धामी कैबिनेट की आज अहम बैठक होने जा रही है और सीएम धामी की अध्यक्षता में शाम 5 बजे ये कैबिनेट की बैठक होगी। शाम 5 बजे का वक्त रखा गया है। कैबिनेट में नई खेल नीति पर मुहर लग सकती है। देवस्थानम बोर्ड पर भी कैबिनेट का फैसला आ सकता है, प्रस्ताव आ सकता है। 7 और 8 दिसंबर को गैरसैंण में प्रस्तावित है विधानसभा का शीतकालीन सत्र। तो ये वो मुद्दे हैं जिस पर बातचीत होगी और उस पर सहमति बनेगी और क्या कुछ प्रस्ताव पास होते हैं वो देखने वाली बात होगी। सीएम धामी कैबिनेट की अहम बैठक आज है, शाम 5 बजे ये बैठक होनी है। धामी कैबिनेट की शाम 5 बजे बैठक रखी गई और नई खेल नीति पर मुहर लग सकती है। तो ये तमाम मुद्दे हैं जिस पर आज मुहर लग सकती है। तो देखना होगा शाम 5 बजे क्या कुछ चीज़ें, क्या कुछ बातें निकलकर सामने आती हैं।
रोहित हमारे संवाददाता हमारे साथ देहरादून से लगातार जुड़े हुए हैं। रोहित, शाम 5 बजे जिसका आप जिक्र भी कर रहे थे, आज शाम 5 बजे कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पर मुहर लग सकती है। बिल्कुल अनुज, साफ तौर पर कैबिनेट की बैठक हालांकि पूर्व में प्रस्तावित थी, लेकिन उसे रद्द करना पड़ा क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का लखनऊ दौरा था। परिसंपत्तियों के बंटवारे को लेकर यूपी के मुख्यमंत्री के साथ उनकी वार्तालाप हुई। अब जो है आज का दिन जो है उत्तराखंड मंत्रिमंडल की बैठक के लिए तय किया गया और शाम को सचिवालय में ही ये महत्वपूर्ण मंत्रिमंडल बैठक होगी। और नई खेल नीति जिसके बारे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बीते रोज अपने बयान में कहा, और साफ तौर पर पुष्कर सिंह धामी ने यह भी कहा कि उत्तराखंड की तरफ से जो तमाम ऐसे खिलाड़ी हैं जो देश और विदेश में बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। हाल ही में हमने देखा कि टोक्यो ओलंपिक्स में महिला हॉकी की जो खिलाड़ी हैं वंदना कटारिया, उन्होंने बेहतर प्रदर्शन किया। राज्य सरकार की तरफ से उन्हें इनाम भी मिला और उन्हें सम्मानित भी किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन से उनसे बातचीत की और भारतीय क्रिकेट टीम में ही ऋषभ पंत जो खिलाड़ी हैं वो भी उत्तराखंड से आते हैं। तो तमाम ऐसी महिला खिलाड़ी हैं जो भारतीय क्रिकेट में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्तराखंड का नाम रोशन कर रही है। तो इन तमाम पहलुओं को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी का साफ तौर पर कहना है कि उत्तराखंड में खेलों को लेकर अब बहुत सारी संभावनाएं हैं और खिलाड़ी बहुत मेहनत करते हैं। ऐसे में नई खेल नीति से खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिलेगा, ग्राउंड की व्यवस्था होगी, उनके खाने पीने की व्यवस्था होगी, उनकी फिटनेस की व्यवस्था होगी, एक्सरसाइज की व्यवस्था होगी। तो इसको महत्वपूर्ण मानते हुए आज इस प्रस्ताव पर कैबिनेट में मुहर लग सकती है। और इसके साथ ही गैरसैंण में जो 7 और 8 तारीख को विधानसभा का शीतकालीन सत्र प्रस्तावित है, उससे पहले तमाम प्रस्तावों को लेकर चर्चा हो सकती है। देवस्थानम बोर्ड की अगर हम बात करें तो 27 नवंबर 2019 में मंत्रिमंडल की बैठक में देवस्थानम बोर्ड के प्रस्ताव पर मुहर लगी थी और जिसको लेकर तमाम जो प्रदेश भर के तीर्थ पुरोहित हैं वो आक्रोशित हैं। बीते रोज तीर्थ पुरोहितों की एक महापंचायत भी देहरादून में हुई जिसमें उन्होंने निर्णय लिया कि आज के दिन वो मंत्री के आवास पर काला दिवस मनाएंगे, घेराव करेंगे और आगामी 27 तारीख को देहरादून के गांधी पार्क से सचिवालय तक कूच करेंगे। तो साफ तौर पर सरकार समझ रही है कि देवस्थानम बोर्ड को लेकर जिस तरह से तीर्थ पुरोहितों में नाराजगी है, हमने देखा कि बीते 5 नवंबर को जिस तरह से प्रधानमंत्री उत्तराखंड आते हैं, केदारनाथ के दर्शन करते हैं, उसके एक हफ्ता पहले जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जाते हैं जिनके शासनकाल में देवस्थानम बोर्ड का गठन हुआ और तीर्थ पुरोहित उनको वहां से भगा देते हैं, केदारनाथ धाम के दर्शन नहीं करने देते हैं, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को वहां से भगा दिया जाता है। और त्रिवेंद्र सिंह रावत नारे लगाए जाते हैं कि देवस्थानम बोर्ड के बाद अब चुनौतियां बढ़ती दिखाई दे रही हैं यहाँ पर सरकार की, और क्या कुछ फैसला लिया जाता है ये देखने वाली बात होगी। देहरादून से एक बड़ी खबर आ रही है, 27 नवंबर को काला दिवस मनाएंगे तीर्थ पुरोहित, काला दिवस के रूप में मनाएंगे 4 धाम के तीर्थ पुरोहित, और तीर्थ पुरोहित देहरादून में रैली निकालकर जताएंगे विरोध। सभी मंत्रियों के आवासों का घेराव करेंगे तीर्थ पुरोहित। तीर्थ पुरोहितों की महापंचायत की बैठक में फैसला लिया गया है। तीर्थ पुरोहित की देवस्थानम एक्ट को खत्म करने की मांग है। 2 साल पहले बनाया गया था देवस्थानम एक्ट। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। त्रिवेंद्र सिंह की सरकार में जब वो मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने ये बड़ा फैसला लिया था और उसके बाद से ये हंगामा बढ़ता ही दिखाई दे रहा है। जैसा कि हमारे संवाददाता भी कुछ देर पहले बता भी रहे थे कि जब त्रिवेंद्र सिंह रावत वहां पर गए थे तो पुरोहितों ने वहां पर उनको आने नहीं दिया था, केदारनाथ जाने की कोशिश कर रहे थे और विरोध किया गया था। तो यहाँ पर देवस्थानम बोर्ड बनने के बाद तीर्थ पुरोहित जो हैं वो इसका विरोध लगातार कर रहे हैं। रोहित हमारे संवाददाता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, उनसे बात करते हैं। रोहित, यहाँ पर यह बात तो सच है कि अब आगे आने वाले वक्त में देखिए चुनाव भी हैं और अगर तीर्थ पुरोहितों की इसी तरह की नाराजगी चलती रहेगी तो ये अच्छे संदेश और संकेत नहीं दिखाई दे रहे सरकार के लिए। बिल्कुल साफ तौर पर जैसा कि मैंने अभी पहले बताया कि इस तरह से बीते 5 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ धाम पहुंचते हैं और उसके एक हफ्ता पहले तमाम तैयारियों का जायजा लेने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पहुंचते हैं और तीर्थ पुरोहित उन्हें केदारनाथ धाम के दर्शन नहीं करने देते हैं, उन्हें वहां से भगा देते हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक को भी वहां से भगा दिया जाता है, सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत को भी वहां से भगा दिया जाता है। और साफ तौर पर पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के विरोध में जो वहां पे तीर्थ पुरोहितों ने नारे लगाए और यहाँ तक कहा कि त्रिवेंद्र सिंह रावत चोर है, ये तमाम जो बयान है न्यूज इंडिया ने पूर्व में भी दिखाया था। और साफ तौर पर तीर्थ पुरोहितों की जिस तरह से बीते रोज महापंचायत की बैठक हुई और तीर्थ पुरोहितों ने ये निर्णय लिया कि आज के दिन जो उत्तराखंड सरकार में तमाम मंत्री हैं जिनके आवास देहरादून में है, उन तमाम मंत्रियों के आवास के बाहर घेराव करेंगे। चूंकि सबको पता है कि आज मंत्रिमंडल की बैठक है तो तमाम मंत्री
देहरादून में ही उपस्थित होंगे। तो ये एक विशाल घेराव किया जाएगा, अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया जाएगा और आगामी 27 तारीख को, चूंकि 27 नवंबर 2019 को ही त्रिवेंद्र सिंह रावत जब मुख्यमंत्री थे तो उनकी मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लगी थी। तो 27 नवंबर को काला दिवस मनाएंगे तमाम तीर्थ पुरोहित और आक्रोश रैली निकाली जाएगी देहरादून के गांधी पार्क से सचिवालय तक। भारी संख्या में, हजारों की संख्या में तीर्थ पुरोहित पहुंचेंगे और विरोध प्रदर्शन करेंगे। तो साफ तौर पर हम समझ सकते हैं कि तीर्थ पुरोहितों के मसले को लेकर सरकार बेहद गंभीर है और तीर्थ पुरोहित भी चाह रहे हैं कि चूंकि कुछ ही समय बाद आचार संहिता लग जाएगी, और अगर सरकार ने 1-1.5 महीने के भीतर कुछ नहीं कहा तो इनका मामला फिर से आधार में लटक सकता है। और तीर्थ पुरोहितों को इस बात पे भी थोड़ी उम्मीद लग रही है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों काले कानूनों को रद्द किया, तो शायद राज्य सरकार देवस्थानम बोर्ड को भी, जो ये चारधाम देवस्थानम बोर्ड एक्ट है, इसको भी रद्द कर सकती है। तो इसके लिए तमाम विरोध प्रदर्शन की योजना जो है तीर्थ पुरोहितों के द्वारा बनाई जा रही है। रोहित, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। तो ये तमाम खबरें जिस पर रोहित हमारे संवाददाता हमें अपडेट देते हुए कि क्या कुछ अब अपडेट है और क्या कुछ आज होने वाला है उसके बारे में बताते हुए एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौट रहे हैं, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबर आ रही है रुड़की से, जहां के रुड़की के बीटीगंज में जैन धर्मशाला में पहुंचे पूर्व सीएम हरीश रावत ने व्यापारियों से मुलाकात की है और इस दौरान रुड़की के व्यापारियों ने समस्याओं से रूबरू उनको कराया है। और इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बड़ी बेबाकी के साथ कहा कि कांग्रेस व्यापारियों की समस्याओं को लेकर बेहद गंभीर है और प्रदेश सरकार ने पहले भी व्यापारियों की समस्याओं को गंभीरता से लिया है। हरीश रावत ने कहा कि भाजपा सरकार ने इस देश और प्रदेश के विकास को पूरी तरह से ठप कर दिया है। आज किसान, व्यापारी और हर वर्ग के लोग बेहद परेशान हैं। तस्वीरें आपके सामने। तो रुड़की पहुंचे हरीश रावत, जिनको आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। यहां पर व्यापारियों ने उनसे बात की है, मुलाकात की है और अपनी परेशानियां उनसे साझा की है। इसके बाद हरीश रावत ने कहा कि हम इसका समाधान करेंगे और पूरी समस्याएं यहां पर सुनी हरीश रावत ने। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार पहले भी व्यापारियों की समस्या सुनती थी और उनका समाधान करती थी। संजय पुंडीर हमारे संवाददाता हरिद्वार से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं ज्यादा बातचीत करने के लिए। संजय पुंडीर, जब वहां पर हरीश रावत पहुंचे तो क्या कुछ हुआ, व्यापारियों ने क्या कुछ बातचीत की, एक बार तफसील से बताएं और समझाएं। बिल्कुल अनिज, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत लगातार ही जनता के बीच में पहुंच रहे हैं। हालांकि आगामी 2022 के चुनाव से पहले तमाम तरह की यात्राएं और लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं। इसी क्रम में जो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत है वो रुड़की पहुंचे और व्यापारी लोगों से मिले। हालांकि सबसे पहले व्यापारियों ने हरीश रावत का जोरदार स्वागत किया। साफ कहा जा सकता है कि चुनाव से पहले जो हरीश रावत है वो जनता के बीच पहुंच रहे हैं और अपने बूथ को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। हालांकि कल इनकी जो कानपुर यात्रा थी उसमें भी महंगाई और बेरोजगारी को लेकर इनका अहम मुद्दा था, जिसको लेकर तमाम ग्रामीण क्षेत्र वासियों से इन्होंने वादा किया है कि अगर हमारी सरकार आती है तो पूर्ण तरह लोगों को रोजगार मिलेगा। हालांकि व्यापारियों से मिलते हुए इन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार पहले भी व्यापारियों की जो समस्या है उसे गंभीरता से लेती आई है। ऐसे में आने वाले चुनाव को लेकर कहीं ना कहीं जो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत है वो सक्रिय नजर आ रहे हैं। हालांकि सबसे बड़ी बात हरीश रावत के उन चेहरों पर भी नजर है जो कहीं ना कहीं भाजपा से असंतुष्ट है और भाजपा में रहते हुए उन्हें आज तक कोई जिम्मेदारी नहीं मिली। साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि 2022 के चुनाव से पहले सभी राजनीतिक दल के जो बड़े नेता हैं, बड़े चेहरे हैं, वो जनता के बीच पहुंच रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं हरीश रावत भी लोगों से जुड़ रहे हैं और जनता के बीच पहुंचकर उनकी समस्या सुनने का काम कर रहे हैं। जी अनुज। रहिए संजय आप हमारे साथ, आगे भी आपसे बातचीत जारी रखेंगे। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। कांग्रेस से चौधरी आदित्य राणा ने मंगलौर के विधायक काजी निजामुद्दीन पर जमकर निशाना साधा और आने वाले विधानसभा चुनाव में मंगलौर विधानसभा से अपनी दावेदारी पेश की है। यहां पर आपको बता दें कि पूर्व राज्य मंत्री आदित्य राणा ने मंगलौर विधायक काजी निजामुद्दीन पर निशाना साधते हुए कहा कि कार्यकर्ता के लिए संगठन सर्वोपरि है और विधायक निजामुद्दीन संगठन में दरार डालने का काम कर रहे हैं और संगठन को कमजोर करने का काम कर रहे हैं।
संजय हमारे संवाददाता हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। संजय, यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया, आखिर चल क्या रहा है, एक बार समझाइए आप। बिल्कुल अनुज, जिस तरीके से कांग्रेस उत्तराखंड में एकजुट होने की बात कर रही है, वहीं कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता भी अलग अलग फाड़ होते दिखाई दे रहे हैं। ऐसा ही मामला मंगलौर का है, जहां विधायक हैं काजी निजामुद्दीन, कांग्रेस के विधायक हैं। इन पर इन्हीं के कार्यकर्ता और नेताओं ने कई आरोप लगाए हैं। कहा है कि संगठन में दरार डालने का काम है जो वो काजी निजामुद्दीन कर रहे हैं। ऐसे में किस तरह से एकजुटता का काम करेंगे? हालांकि आगामी 2022 के चुनाव में अब बहुत कम समय रह गया है। ऐसे में अगर कांग्रेस के ही नेता और कार्यकर्ताओं में दो फाड़ होती है तो किस तरह एकजुट का परिचय देंगे? हरीश रावत से जब हम बात करते हैं, वो भी एकजुट होने की बात करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस के भीतर ही भीतर दो फाड़ होती नजर आ रही है। ऐसे में कितना कठिन होगा और कितनी टेढ़ी खीर साबित होगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आप देख सकते हैं कि किस तरह से कांग्रेस के ये पूर्व मंत्री भी रहे हैं, इन्होंने साफ कहा है कि काजी जो निजामुद्दीन विधायक है, वो कहीं ना कहीं संगठन में ही दरार डाल रहे हैं। जी अनुज, बहुत शुक्रिया संजय, तमाम जानकारी अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। तो यहां पर कांग्रेस पार्टी के अंदर ही दरार पड़ती दिखाई दे रही है और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर जहां राजनीतिक दल अपनी तैयारियों में जुटे हैं, वहीं पुलिस प्रशासन ने भी तैयारियां तेज कर दी हैं। डीजीपी अशोक कुमार का कहना है कि चुनाव के दौरान होने वाली बड़ी सभाओं और रैलियों के साथ वीवीआईपी के आने जाने की सुरक्षा को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। वीआईपी और वीवीआईपी की सुरक्षा के जो मानक तय किए गए हैं, उसके मुताबिक सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी। इलेक्शन के प्रति हमने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं, चाहे वो फोर्स के डिप्लॉयमेंट के संबंध में हो या कि आचार संहिता के अनुपालन के संबंध में हो, हर एक पे काम चल रहा है। और जो भी इलेक्शन रैलीज होंगी, जैसे भी होगी, उनकी पूरी हमारी तरफ से पूरी तैयारी रहेगी, पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। और देहरादून से एक बड़ी खबर आ रही है। औली में क्रिसमस को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। नए साल का जश्न मनाने के लिए औली पहुंच रहे हैं पर्यटक और भारी तादाद में पर्यटकों की पहुंचने की जताई जा रही है उम्मीद। GMVN औली में 20 दिसंबर से 1 जनवरी तक बुकिंग फुल है। तो यहां पर तैयारियां तेज कर दी गई हैं और क्रिसमस की तैयारियां हो रही हैं। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि नए साल की भी तैयारियां हो रही हैं। धूमधाम से मनाया जाएगा क्रिसमस और नए साल का धूमधाम से स्वागत किया जाएगा। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पर्यटकों के लिए यहाँ पर तैयारियां पूरी हैं और नया साल और क्रिसमस जब भी आता है तो यहाँ पर इस तरह की तैयारियां और तस्वीर दिखाई देती हैं।